ये आज हम लोग सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में 7 देखेंगे और ऑलरेडी 6 सेट कर चुके हैं, जिसका मैंने लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दिया है। यहाँ पे प्लस प्लस 50+ हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस टारगेट बैच हम लोग 84 से 15 के लिए टारगेट कर रहे हैं, जिसमें फॉर्म 17 लाख से एबव फॉर्म फिलअप हुए हैं। काफ़ी उम्दा फॉर्म फिलअप हुए हैं, जो कि रोजाना 10:30 बजे से यह सेट आपको मिल जाता है। यहाँ पे 10th और 12th के बीच में मैं क्वेश्चंस रखा हूँ, यानी कि हाई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। एक और आप लोगों के लिए लाइव क्लास में लेकर आता हूँ, जो 6:30 बजे से लगने वाला है। ठीक है, वो रोजाना चलता है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 और 2021 के बीच में जो फॉर्म फिलअप हुए हैं नवंबर दिसंबर के बीच में, एग्जाम 14 और 21 मार्च को होनी है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग इस सेट को करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी बात को आगे बढ़ाते हुए। अगर कोई डाउट है, कोई मन में सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। साथ ही आप इस क्लास को अगर शेयर नहीं किए तो कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक आपके लिए काफ़ी बेहद रखता है। मैं इस वीडियो का लाइक रखता हूँ 200+ का। और मैं आप लोगों के लिए टारगेट रखता हूँ कि इस क्वेश्चंस को आप लोग मेरे साथ बनाइएगा। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के बनाए गए हैं एग्जाम प्रीव्यू से। तो चैनल पर बने नए नए आए हुए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ही लगातार क्वालिटी वाले वीडियो को देखने के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, टिबिया अस्थि में होता है। ध्यान रखिए, टिबिया नामक जो होती है ना, अस्थि में होता है। लेकिन यहाँ पे अस्थि क्या होता है? हड्डी होती है। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको रखने वाली है कि यहाँ पे टिबिया नामक जो अस्थि होती है, जो पैर में हड्डी होती है, कहाँ पे होती है? पैर में होती है। यानी कि पैर की जो हड्डी का नाम होता है, एक प्रकार का जो घुटने के नीचे की हड्डियाँ जो होती है ना, उसको टिबिया नामक हड्डी कहते हैं, जो कि एक अस्थि बोलते हैं, जिसको हड्डी भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अपने लैंग्वेज में। मेरे साथ इस क्लास को लगाते चलिए, क्वेश्चंस को लगाते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके लगाते चलिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जाता है? कहाँ पे संचित नहीं किया जाता है? यकृत में संचित नहीं किया जाता। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यकृत में संचित नहीं किया जाता। तो विटामिन सी जो है ना, यकृत में संचित नहीं किया जाता। यकृत में जो संचित करने वाले विटामिन है, विटामिन ए होते हैं, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी को यकृत में संचित नहीं किया जा सकता। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। और सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। और इसके इसके अगर कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है हमारे बॉडी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बेरियम बेरियम मिल के प्रयुक्त होते हैं। बेरियम मिल पे प्रयुक्त होती है, क्या हो जाता है आंसर? थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोषण नाल का एक्सकिरण। क्या कीजिएगा? पोषण नाल का एक्सकिरण कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विभाज्य मैथ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट यहाँ पे विभाज्य जो नॉर्मली रखा है वो चीज़ें हम समझेंगे। तो परमाणु हमारा हो जाएगा। सबसे छोटी भी चीज़ क्या है कि यहाँ पे तो परमाणु ही कीजिएगा। दोनों चीज़ को आपको अच्छे से ज्ञान होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के 4 अवयव में उस कोशिकाओं को पहचानिए जो कि पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है, किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, हमारे इंसान के तो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन वो भी किस में से? 4 कोशिकाओं वाले, यानी कि जैसे कि मनुष्य में स्तनधारियों में 4 कोशिका होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं सारे स्तनधारियों में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं होती है, ये चीज़ें भी कही गई है। तो कोशिका कला हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि मानव रक्त में वे छोटी चक्रियाएं जो रक्त को आंतज करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? आंतज करने वाले जो पदार्थ है उनको उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। विषाणु मत कर दीजिएगा। ऑप्शन में आपको दे सकता है विषाणु, लेकिन आपको बिंबाणु करना है। क्या करना है? बिंबाणु करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व क्या है? विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना का उदाहरण क्या है? यह घटना का उदाहरण क्या हो जाती है? यह घटना का आर्किमिडीज सिद्धांत हो जाते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, मैंने चीज़ एक आप लोगों के लिए सिलेबस साइंस का तैयार किया है, जिसका लिंक मैंने ऊपर यू पर आई बटन में दे दिया है। उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के 30 नंबर के साइंस पूछे जाते हैं, यहाँ से आप एक भी नंबर मिस नहीं कीजिएगा और आप 30 में 30 करने में सक्षम हो जाइएगा। तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? अगर पूछेगा कि जल कैसे प्राप्त करता है पौधे, तो केशिकात्व के ही कारण से, केशिका क्रिया के कारण से पेड़ भी अपना जल ग्रहण करता है। दोनों चीज़ आपको याद रखनी चाहिए।
प्रसर्व तरंगे क्या होता है? ध्यान दीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसर्व तरंगे कितनी होती हैं और क्या है यहाँ पे। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। पहले हमारा आंसर हो जाता है कि श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली तरंगे को क्या कहते हैं? प्रसर्व तरंगे कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रसर्व तरंगे कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से मैं बता दूं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को प्रसर्व तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण से इनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, जिसके कारण से मनुष्य इसे सुन नहीं पाता है। मनुष्य श्रव्य तरंग सुनते हैं। कौन सा तरंग? श्रव्य तरंग। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि पदार्थ के आणविक भार की गणना का मापन करके किया जाता है। ध्यान रखिएगा, करके किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाता है वाष्प घनत्व। वाष्प दाब हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, बहुत ही छोटा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वाष्प दाब कर लिए, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अनुभार बराबर 2 गुने वाष्प दाब। अनुभार बराबर 2 गुने वाष्प दाब कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि बोफोर्ट मापक्रम को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बोफोर्ट मापक्रम को मापने के लिए किया जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हवा की गति को किसको मापने के लिए किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि सीसा तत्व रासायनिक प्रतीक व्यक्त है। ध्यान रखिएगा, सीसा तत्व जो होते हैं रासायनिक प्रतीक से क्या हो जाता है? व्यक्त होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पीबी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पीबी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न ध्यान रखिए कि नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रता गति से यात्रा करती है। ध्वनि तीव्रता गति से क्या करती है? यात्रा करती है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ईंट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ईंट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को बोले कि ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? ब्रिटिश संसद से पहले भारतीय सदस्य जो थे कौन थे? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दादा भाई नौरोजी कर दीजिएगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि समतल सड़क पर दौड़ते अश्व में निहित ऊर्जा होती है। अश्व में यानी कि घोड़े में जो निहित ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, उसको कहते हैं। क्या कीजिएगा? गतिज ऊर्जा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया गया था? किस धर्म ने क्या किया था? अंगीकार किया था, यानी कि उजागर किया था। तो बौद्ध धर्म ने। देखिए, ये तीनों से याद रखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहाँ आपको महावीर धर्म, ये तीनों से क्वेश्चंस बनते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जहाँ पे क्वेश्चन इससे को ना पूछा जाता हो। भारत द्वारा संवैधानिक सुधारों से संबंधित माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो आपको नॉर्मली याद रखना है कि भारत में जब संविधान सुधार हुए थे, उसमें उस प्रकार जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थे वो किस वर्ष क्या किए थे? प्रकाशित किए गए थे। तो आप आंसर एक ही बार में कर दीजिएगा सर, 1919 कीजिए ना। अभी 13 अप्रैल 1919 को ही क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जलियांवाला डायर की वजह से बहुत सारे लोगों की जान की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत सारा क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मैं बता दूं कि भारत में यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था, लेकिन इसका डेट आपको याद होनी चाहिए। डेट भी साथ में पूछ देता है, तो 30 दिसंबर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब 30 दिसंबर को किसके नेतृत्व में? तो यहाँ पे नवाब सलीमुल्लाह, याद रखिए, नवाब सलीमुल्लाह के यहाँ पे नेतृत्व में। अब यहाँ पे सबसे पहले ढाका में की गई थी, यह चीज़ें ढाका में की गई थी। अब इसका स्थापना करने में सक्षम कौन थे? तो स्थापना आगा खान ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। नेतृत्व पूछेगा तो सलीमुल्लाह और स्थापना पूछेगा तो आगा खान। कब? तो 30 दिसंबर 1906 को। ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार में याद होनी चाहिए। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच में दौड़ने वाली भारत की पूर्ववर्ती रेलगाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पे ध्यान रखिए, नॉर्मली बात ये समझिए कि सिलीगुड़ी से जब दार्जिलिंग जाते हैं तो उसके बीच में जब जो ट्रेन जाती है उसका नाम क्या हो जाता है? तो ट्राई ट्रेन कहते हैं उसको, ठीक है, ट्राई ट्रेन। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? क्या चीज़ की बोला? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में कीजिएगा। कब कीजिएगा? 14वीं शताब्दी में आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि भारत पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? भारत सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? सॉरी, यहाँ पे भारत नहीं, यहाँ पे सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, ये चीज़ें पूछी गई। तो ये चीज़ें आपको इंग्लैंड में कर देनी है। इंग्लैंड में हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम, और इनके उपनिवेशों के कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी, ठीक है, कच्चे माल और
तो और इसी जगह से आपको सूती कपड़ा उद्योग भी शुरुआत हुआ। क्वेश्चन पूछ देता है कि सूती कपड़ा का शुरुआत कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड से। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या थी? हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता आपसे पूछा है तो आप कहिएगा इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होते हैं, यानी कि हमेशा जल यहाँ इसमें क्या होता है? प्रवाह होते रहते हैं। सूखने वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कि 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? सर्वप्रथम की बात करें तो 15वीं शताब्दी में जब भारत में आपके लिए वास्को डी गामा जब आए थे तो कहाँ पे उतरे थे? तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट बंदरगाह के अंदर में ही उतरे थे। ठीक है, 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि सबको पता रहता है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में खेला गया था, क्योंकि भारत का तो हॉकी है, लेकिन यहाँ पे जो राष्ट्रीय खेल इंग्लैंड का होता है और सर्वप्रथम इंग्लैंड जन्मदाता भी इंग्लैंड माना जाता है, लेकिन इसका हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना हुआ था, जो कि मैरीबलन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच हुआ था 1877 ईस्वी में और ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच में, जिसमें मेलबर्न में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि सुब्रतो मुखर्जी कब किस खेल से संबंधित हैं? सुब्रतो मुखर्जी कब किस खेल से संबंधित है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर फुटबॉल हो जाएगा। हमारा आंसर फुटबॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या पूछा कि ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा निम्नलिखित में से थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह निम्नलिखित किस रोग से ग्रसित है? यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो निम्नलिखित में से किस रोग से ग्रसित है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मायोपिया। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मायोपिया हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि ए सुटेबल बॉयज शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉयज शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? सुटेबल बॉय पुस्तक शीर्षक पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है। कौन है? विक्रम सेठ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? हमारे दांतों में निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो हमारे दांतों में निम्नलिखित में से कैल्शियम होते हैं। कहते हैं ना, टीवी में प्रचार देते हैं कि आपके टूथपेस्ट में कि ये नमक और तेल और कैल्शियम है, तो आपके लिए कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक हृदय रोग है? यानी कि हृदय रोग है, हार्ट की पेशेंट है। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा आप सभी कि एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए, किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आंसर करने का प्रयास कीजिए कि ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए क्रिस्टल क्या है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार में कीजिए कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिस्टल। ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अग्निशामक में कौन सी गैस क्या हो जाती है? प्रयोग की जाती है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि भारत सरकार के लिए संवैधानिक राजस्व रेवेन्यू कौन सा स्रोत उत्सर्जित करता है? रेवेन्यू कौन सा स्रोत उत्सर्जित करता है? एक्साइज। ठीक है, एक्साइज उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा एक बीमारी से संबंधित है कि टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो अगर आपको टाइफाइड हो जाए तो कौन सा आपके जो शरीर का पार्ट है वो प्रभावित होते हैं? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आंत्र प्रभावित होता है। आंत्र जिसको बोलते हैं, आंत जिसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि लड़ाकू विमान मिराज कौन सा देश बनाता है? लड़ाकू विमान मिराज जो होते हैं ना, मिराज यहाँ पे नोट कीजिएगा, मिराज जो बनाते हैं कौन सा देश बनाता है? तो बनाने की बात की जा रही है, तो हम तो बनाते नहीं भाई, फ्रांस बनाता है और वहीं से भारत ने खरीदा। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन भी सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किस देश के थे?
क्वेश्चन पूछा कि अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किस देश के थे। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप सभी के बोर्ड पे ही लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए। तो स्वीडन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा ही 1901 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपके लिए। अब यहाँ पे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ था, तो पूछेगा तो 1833 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि बिहार में जितने भी योजना चल रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको याद होनी चाहिए। तो भारत में योजना आपको 1950 में शुरू हुआ था, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ कि निम्नलिखित में से प्रोटीन जो संपूर्ण स्रोत है उसके यहाँ पे मिलता है। अगर प्रोटीन आपको अधिक मात्रा में चाहिए, अधिक मात्रा में अगर प्रोटीन चाहिए तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। दाल खाइएगा ना तो अधिक मात्रा में आपको क्या हो जाएगा, प्रोटीन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है कि भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। भारत का जो हिंदी कैलेंडर है निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। तो आप आंसर कीजिए शक युग पे, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, शक युग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर का कौन सा पराजित हुआ था। बाबर बाबर से कौन पराजित हुए थे। तो 1526 में जब प्रथम लड़ाई हुए थे तो उसमें बाबर से कौन पराजित हुए थे, यानी कि बाबर जीत गया था। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार में कर दीजिएगा, इब्राहिम लोदी पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लगा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान में देते हुए आप लोगों को आंसर करना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन गोरखा आंदोलन से संबंधित है। गोरखा आंदोलन से कौन सा संबंधित रखता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, सुभाष घिसिंग। सुभाष घिसिंग हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म व डॉक्यूमेंट्रीज के निम्नलिखित में से संसार का कौन सा देश अग्रणी है। फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण में संसार का कौन सा देश सबसे ज़्यादा क्या होता है, अग्रणी देश माना जाता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, भारत कर दीजिएगा, ठीक है। भारत हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कि नीलगाय किस जंतु परिवार के सदस्य हैं। नीलगाय किस जंतु परिवार के सदस्य, नीलगाय किस जंतु परिवार के सदस्य, तो एंटीलोप परिवार से, एंटीलोप परिवार से, एंटीलोप परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला क्या हो जाता है, शब्द है। सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो क्रिकेट में, क्रिकेट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है कि उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। उगते सूरज को कहे या डूबते सूरज को कहे, दोनों चीज़ें पूछी जाती है, दोनों में से कोई भी आंसर आप पूछ। जापान आपका नॉर्वे देश हो जाएगा, जापान में नॉर्वे, ठीक है। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कि बास्केटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लगा हुआ है कि भारत के सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसके नाम पर रखा गया है। भारत के सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसके नाम पर रखा गया, भारत के सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसके नाम से रखा गया है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि राजीव गांधी। राजीव गांधी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी रट जाइए, ठीक है। तो इस तरह से आज का क्लास होता है। इंट उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी शानदार रहा होगा। ऐसे ही आपको रोजाना क्लास को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने हेल्प के लिए, अपने दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं इसका टारगेट रखता हूँ 300 प्लस लाइक्स की उम्मीद और आशा है कि आप लोग जरूर पूरा कीजिएगा। सब्सक्राइब बेल आइकन कॉल भी प्रेस कर लीजिएगा।